हाँ जी, सभी को नमस्ते नमस्कार। आप सभी कैसे हो? खैरियत हो? सब अच्छा चल रहा है? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने दो वीडियो की दो वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिए थे इंटरनेशनल करंट अफेयर के। कितने कर लिए थे? दो वीडियो पढ़ लिए थे हमने। आज हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि तीसरे वीडियो के अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर हम चौथे वीडियो के अंदर जाएंगे और चौथे वीडियो के अंदर ये होगा कि अगर वक्त मिला तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे, एक कंबाइंड रिवीजन कर देंगे। तो आपको बार बार दूसरी जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्लाइड आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी गई है, आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ लेना। कुछ एक जगह छोटी मोटी त्रुटि मिल सकती है, वो ये होती है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और कई बार थोड़ी बहुत संख्या भी ऊपर नीचे हो जाती है, आप उनको देख लेना। अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं आपको वीडियो में बोल के नोट भी करवा रहा हूँ और उसको दुरुस्त करवा के भी आपको भेज दी जाएगी। इसके बाद आप ये कीजिएगा कि कोई एक बुक मार्केट से जो भी आपको अच्छी लगे उसको लीजिएगा और इंटरनेशनल करंट अफेयर मेरे वीडियो सुनने के बाद फटाफट अपनी नज़रों में से निकाल लेना। और कोई ऐसा फैक्ट जो आपको ये लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है उसको आप नोट कर लेना, और ऐसा लगे ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ देना। ठीक, क्योंकि कई बार क्या होती है, डाटा की भरमार कर दी जाती है और इंटरनेशनल करंट अफेयर में आरएएस में डिफिकल्ट क्वेश्चन अक्सर नहीं आते हैं, नज़रों में से निकली हुई चीज़ें आती हैं। और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर का सबसे बड़ा फायदा है। हम चाहते तो सबसे पहले राजस्थान का करंट अफेयर ले सकते थे, ऐसी भी स्कीम ले सकते थे, योजनाएं ले सकते थे, या राजस्थान के कोई आयोग ले सकते थे, राजस्थान का अलग अलग जिला ले सकते थे। उसका जो मैटर है ना, वो यूट्यूब पे भंडारे की तरह हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेशनल वाला कम उपलब्ध है। और साथ में अगर इंटरनेशनल का उपलब्ध है तो बैकग्राउंड का जो स्टोरी होती है ना, उसके बारे में कम नॉलेज के साथ वो उपलब्ध है। तो हमने कोशिश ये की कि आपको सबसे पहले इंटरनेशनल करवाया जाए, उसके बाद हम आएंगे नेशनल में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल की जो चीज़ें होती है ना, वो नेशनल इवेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे मान लो कि हम जनवरी का नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब अब्दुल फतेह अल सीसी को हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर में 4 बार पढ़ लिया, फिर वहाँ पे नेशनल में पढ़ेंगे। फिर मिस्र के राष्ट्रपति है तो फिर हम वापिस बताएंगे कि मिस्र अभी अभी ब्रिक्स प्लस में शामिल हुआ है, अभी अभी मिस्र एनडीबी में शामिल हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो जब नेशनल पढ़ेंगे ना तो इंटरनेशनल का रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा। फिर मान लो कि 26 जनवरी को हम ऐसे आदमियों को पढ़ेंगे, जैसे अपने डिम्पल भाटी है, या वो एक जेतावत जी है पाली के, उनका नाम आएगा कि 26 जनवरी के परेड में इन्होंने क्या योगदान दिया, वो राजस्थान के। तो फिर नेशनल के साथ थोड़ा थोड़ा राजस्थान का भी रिवीजन होगा। किसको पद्म विभूषण मिला, किसको पद्म श्री मिला, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलसिलेवार हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे चलते 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 पहले इंटरनेशनल, फिर नेशनल, फिर राजस्थान, और फिर बाद में धमाधम धुंधाधुंध अंधाधुंध मैराथन क्लासेस लेंगे और आपका करंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ पैरेलल आपके पास मॉडर्न इंडिया की क्लासेस है, वो आती रहेगी, आप उनको देखते रहना। और मॉडर्न इंडिया और करंट है ना, वो आपको मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो पड़ेगा। और मुझे ये लग रहा है कि मैं जितना बताऊंगा उससे 90-95% क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। पीछे का अनुभव यही कहता है, ठीक है। बाकी एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता है हमेशा ही, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले तो यूपीएससी को हमेशा ही हंसते हैं कि यूपीएससी का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब हो सकता है ये थोड़ा आरबीएससी भी इस चीज़ से ग्रहण कर ले, तो लेकिन फिर भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना पक्का है। मॉडर्न इंडिया का तो पता नहीं कोई फैक्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, वो बाहर नहीं आएगा। आप इत्मीनान से आराम से 1x करके 1.5x करके 2x करके इसको सुनिए। एक मैगजीन कोई भी लिया है, ये जो भी अच्छी लगे आपको, मुमल अच्छी लगे या कोई भी अच्छी लगे, उसको ले आइए और इंटरनेशनल करंट अफेयर को पढ़ लीजिए और इधर ये वीडियो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के अंदर जब भूकंप आया था तब भारत ने चलाया था। तुर्की का जो नाम है अब तुर्की ए कर दिया गया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि तुर्की एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है।
इधर आता है ब्लैक सी, फिर आता है सी ऑफ मरमरा, फिर आता है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे पड़ती है बॉस्फोरस संधि और यहाँ पे पड़ती है डर्डनेलिज जल संधि। ठीक है, क्योंकि ये जो इलाका है ना ये ज्योग्राफी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तुर्की है, इसका नाम कर दिया गया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है रिचब तैयब अर्देगान। ठीक है, रिचब तैयब अर्देगान ये वापिस राष्ट्रपति बन गए। एक बार इस्तांबुल के मेयर बने थे, उसके बाद ये राज से कभी वापिस नहीं गए। वापिस जब हम इंटरनेशनल पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तो रिचब तैयब अर्देगान वापिस आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से और ऑपरेशन कौन कौन से थे? ऑपरेशन गंगा था युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। वो वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोरोना में जो भारतीय विदेश में थे उनको भारत लाने का अभियान था ऑपरेशन दोस्त। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट ये है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वां व दक्षिणी एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। विश्व पर्यटन लचीला दिवस 17 फरवरी 2023 को ये प्रथम दिवस बनाया गया था, ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्वे रहता है, ये स्वीडन रहता है, ये फिनलैंड रहता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया रहती है, यहाँ पे बाल्टिक सी रहता है, यहाँ पे नॉर्थ सी रहता है और यहाँ पे रहता है नॉर्वियन सी। मैंने कहा था ये जो स्कैंडिनेविया का जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अक्सर जो जितने इंडेक्स आते हैं और उनके अंदर ये लगभग 1 या 2 नंबर पे रहते हैं, चाहे HDI हो, चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो। और उसके साथ साथ एक खबर ये रहती है कि नोबेल प्राइज में भी इन 2 देशों के नाम आते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, वो स्वीडन के अंदर है, इसीलिए इन नक्शों को थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, तो ये होता है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये होता है बाल्टिक सी और ये आता है नॉर्थ सी और ये आता है नॉर्वियन सी और इसके नीचे वो यूरोप का नक्शा रह जाता है। और देखो यहाँ पे ये रूस लगता है और इसीलिए क्या है मैंने बताया था कि फिनलैंड है वो 31वां देश बन गया है नाटो के अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि रूस ने यूक्रेन को भी जीतने की कोशिश की है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया है, तो वो कल मेरे पैर भी नहीं कर दे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की यादें इसको सताती है रह के। ठीक है, ये G20 का मैप था, मैंने बताया था G20 में कौन कौन से देश शामिल है। उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, USA शामिल है, दक्षिण अमेरिका के अंदर ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल है और दक्षिण अफ्रीका के अंदर सिर्फ दक्षिण अफ्रीका शामिल है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एशिया के अंदर जापान शामिल है, दक्षिणी कोरिया शामिल है, नीचे इंडोनेशिया शामिल है, भारत शामिल है, चीन शामिल है, रूस शामिल है, फिर मध्य पूर्व के अंदर सऊदी अरब शामिल है, तुर्की शामिल है। ठीक है, यूरोप के अंदर 4 देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। जब मैं छोटा था ना तो ये जर्मनी और इटली मेरे को कभी याद नहीं रहते थे और फ्रांस और रूस में भी मैं कंफ्यूजन में हो जाता था। फिर बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे आया, लेकिन जर्मनी इटली में कंफ्यूजन तो लगभग MSc करता था तब भी कंफ्यूजन रहता था, तो याद रखना। खैर अब तो याद इसमें रखने की जरूरत नहीं है, जर्मनी और इटली दोनों ही शामिल है। ठीक है, ये G20 है। 8 से 10 तारीख को अभी सितंबर में भारत में इसकी मीटिंग होगी, भारत में इसकी क्या होगी, मीटिंग होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना 8 से 10 सितंबर को ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, तब आप इसको ढंग से पढ़ लेना। और मुझे लग रहा है कि G20 के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोदी जी ने भारत में जगह जगह G20 की मीटिंग करवाई थी और इन्होंने एक महर्षि पहल भी शुरू की थी, महर्षि पहल, महर्षि इनिशिएटिव। ये किसके लिए थी, बाजरे के लिए थी। क्या थी, बाजरे के लिए। और अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है इस बार 2023 को, अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023। और ये जो महर्षि पहल है ना ये बाजरे से संबंधित है, G20 के अंदर ये चल रही है। भारत में कई 100 मीटिंग हो चुकी है G20 के लिए और अब G20 की नई दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इस बात पे अंधाधुंध विदेशी जगत में चर्चा चल रही है कि शी जिनपिंग आखिर भारत क्यों नहीं आए और पुतिन साहब क्यों नहीं आए। पुतिन खैर ब्रिक्स के समिट में भी नहीं गए थे, क्योंकि उन पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है यूक्रेन वाले में। तो उन्हें ये लगता है कि अगर रूस की धरती से बाहर गए और जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का केस चल रहा है, अगर वहां पे
उस देश की संधि की हुई है तो पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए वो नहीं आ सकते। भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से समझौता नहीं है। ये हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पढ़ लिया था। सबसे पहले 2000 के अंदर रूस, ईरान और भारत ने यह समझौता किया था। लगभग 7200 किलोमीटर का ये क्या है, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें रेल भी है और आपका ये सड़क मार्ग भी है और आपका समुद्र मार्ग भी है। ठीक है, ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, ये समुद्र मार्ग है और ये कैस्पियन सी के पास में ये रेल रोड है। अभी अभी अजरबैजान और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ है, उसके तहत ये रेलवे रोड बनेगी। हाल फिलहाल इसमें 10 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। देखो रेल कॉरिडोर भी है, नॉर्थ साउथ है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और ये जो पीपीटी है वो आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, और इसके 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था सेंट्रल, एक बताया था ईस्टर्न और एक बताया था वेस्टर्न। 3 कॉरिडोर इसके मैंने आपको बताए थे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मैंने कहा था जो चीन ने OBOR शुरू किया था, वन बेल्ट वन रोड, उसके विरोध में अफ्रीका ने सबसे पहले G7 ने कहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बनाओ। ठीक है, और इसी कड़ी के अंदर अभी गोल्डन गेटवे स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, परसों पढ़ा था। आज हम इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक ग्रोथ कॉरिडोर और है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो कि भारत और जापान के सहयोग से एशिया और अफ्रीका के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, ये हम अभी पढ़ लेंगे, स्लाइड जब चलती जाएगी हमारे साथ में। ये वही वापिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, न्यू स्टार्ट संधि हुई थी रूस और अमेरिका के बीच में। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी की जो आर्म्स है ना उनका रिडक्शन करना है, रूस और अमेरिका के बीच में हुई। बाद में इसका नाम न्यू स्टार्ट दे दिया गया और अब रूस ने बोला यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कि हम न्यू स्टार्ट संधि को आगे नहीं ले जाएंगे। इससे पहले एक संधि और होती थी जिसका नाम था साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। सिर्फ इसमें टॉक होती थी, ये ट्रीटी थी और ये अच्छी चल रही थी और रूस अमेरिका के बीच में हथियारों की होड़ इससे कम हुई थी। लेकिन हाल फिलहाल ये कि युद्ध हो गया और अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी है, वो अब चरम पे है। यूपीआई विद पे नाउ, सिंगापुर के पे नाउ के साथ हमने समझौता कर लिया है। अब हम सिंगापुर भी जाके अपने फोन पे से वहां पे मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसमें क्या किया है, रूस को निलंबित कर दिया गया है। पहले क्या था, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहता था, लेकिन पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये G7 का एक ग्रुप है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। पेरिस जब सम्मेलन हुआ था COP21 के दौरान किया था। अब इसमें बहुत सारे देश शामिल होते जा रहे हैं। इसका मुख्यालय वो गुड़गांव और हाल में गुरुग्राम जिसको कहा जाता है उसके अंदर है। सूडान के अंदर भारत ने महिलाओं के नेतृत्व में एक शांति सेना भेजी है, अबई क्षेत्र के अंदर है। वहां पे क्या है, सूडान के अंदर सूडान की जो आर्मी है और सूडान का एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बीच में आपस में तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और वहां पे एक ग्रुप भी है, वागेनार ग्रुप। ये वागेनार जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है रूस का, और इसका एक आदमी जो मुखिया था जिसने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी, बाद में पुतिन साहब ने उसको टपका दिया था, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। वागेनार ग्रुप किसका है, ये रूस का है और ये इसने अफ्रीका के अंदर समांतर तौर पर अपने बहुत सारे अवैध गतिविधियां चला रखी है। और कहा जा रहा है कि जो मध्य पूर्व और अफ्रीका है वहां पे रूस इस वागेनार ग्रुप के द्वारा है ना अपनी दखल को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और वैसे भी ये बोला जा रहा है कि मध्य पूर्व में अब USA की जो पकड़ है वो कम हुई है, तो इसके कारण रूस और जो चीन है ना वो अपनी पकड़ वहां पे मजबूत करना चाह रहे हैं। तो अफ्रीका के अंदर तो स्पेशली तौर पर वागेनार ग्रुप के द्वारा बहुत सारे देशों में खनिजों के दोहन में इस ग्रुप ने बड़ी भूमिका अदा की है और ये सूडान के अंदर भी एक्टिव है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
केविन मैकार्थी है वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बन गए हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लूला दा सिल्वा किसके हैं? ब्राजील के नए राष्ट्रपति है। क्रोएशिया है, इसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपना ली है। और मैंने कहा था 2013 में आरएस में क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश अभी अभी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था, तो उस वक्त क्रोएशिया था। अब की बार पूछ सकते हैं कि किसने अभी अभी आधिकारिक यूरो मुद्रा को अपनाया, तो कौन सा है? क्रोएशिया है। कौन सा है? क्रोएशिया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये 28वां था, मैंने आपको बताया था। कहां पे होगा? दुबई में होगा। 27वां कहां हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। और फिर मैंने कहा था बायोडाइवर्सिटी का COP 15 कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ठीक है, ये जो COP 28 है इसको CMP 18 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CMP 18 भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड की अगली ओप कौन है? क्रिस हॉपकिंस है, 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट आई है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य ताकत है। ठीक है, 145 देशों में इसकी रैंकिंग हुई थी, भारत चौथे नंबर पर था। एसी चारणिया है वो नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए। एसी चारणिया नासा भारतीय मूल के हैं। आगे जाके एक आदमी और पढ़ेंगे हम अनिल नाम से, वो भी आगे के भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर, नासा के भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुने गए हैं, जिनका नाम अनिल है। अजय बंगा को हमने पढ़ा था, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के मुख्य अधिकारी बने हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। एशिया की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चीन में चल रही है, भारत में चलेगी हरियाणा में, सोनीपत और जिंद के बीच में। ठीक है, 2023 के अंत तक संभावित है। COP 15 मैंने अभी अभी आपको बताया था, 15वां संस्करण हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर बना था, 2 विश्व युद्धों में अंग्रेजों के साथ शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में, यह भी हमने बता दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक अंतर सरकारी निकाय कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलो। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय बहुत बार बता दिया, डेनिस फ्रांसीसी 78वां स्तर था। 8वें स्तर के अंदर भारत की विजय लक्ष्मी पंडित ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 193 देश हो गए हैं, कोई और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5+10 देश होते हैं, 5 देशों का ग्रुप बनता है, बारी बारी से आते हैं। पहले भारत इसमें शामिल था, अब भारत बाहर हो गए, अब नए देश इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, सिक्योर SCO के अंदर नया देश आने वाला कौन सा है? ईरान। कितने नंबर का है? 9वें देश का है। कौन कौन से 8 देश शामिल है? कि मैंने कहा था मध्य एशिया में 5 देश है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। उनमें से तुर्कों वालों को डाल दो, तुर्कमेनिस्तान बाहर हो गया, कौन सा बच गया? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। उससे ऊपर वाला रूस, नीचे वाला चीन। 6 देश ये शामिल हो गए, 2 हो गए भारत और पाकिस्तान, 8, और 9वां आ गया ईरान। और ये जब SCO समिट भारत में हुई थी, हालांकि ये वर्चुअल हुई थी, इस वर्चुअल मीटिंग में सिक्योर SCO नाम दिया गया था। और ये मोदी जी की तरह होता है ना, DDTTPPPP, वैसे S पे ये होता है, E पे ये होता है, C पे ये होता है, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिक्योर SCO आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हुई थी, ईरान इसमें क्या हो गया है? शामिल हो गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इसका अध्यक्ष बना है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या हो रही है? ग्लोबल पार्टनरशिप हो रही है। राजीव चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। और 25 देशों का क्या ये संगठन है? 2020 में ये बना था, भारत इसका संस्थापक सदस्य था। P20 पार्लियामेंट्री जो अध्यक्ष थे उनकी मीटिंग हुई थी, भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गए थे। कहां पे हुई थी ये मीटिंग? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई थी। और इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया अपनी अब राजधानी है ना, वो कहां पे ले जा रहा है? नूनस्तारा ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? नूनस्तारा ले जा रहा है, क्योंकि जकार्ता को कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो जाएगी? डूब जाएगी जकार्ता, इसीलिए उसको उठा के नूनस्तारा ले जाया जा रहा है। कहां ले जाया जा रहा है? नूनस्तारा ले जाया जा रहा है। इसकी बात हम वापिस करेंगे। पनामा सिटी में 19वां संस्करण हुआ था, वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, सबके लिए थी ये, वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए थी। पनामा सिटी में 19वां संस्करण साइट्स था ये, मैंने अलग से नोट कराया था, साइट्स को आप नोट कर लेना। होता क्या है कि इनके अलग अलग अपेंडिक्स बने होते हैं, उस अपेंडिक्स में किस वनस्पति को, किस जंतु को शामिल करना है, किसको बाहर निकालना है,
किसको एक अपेंडिक्स से हटा के दूसरे अपेंडिक्स में ले जाना है, इसके ऊपर मीटिंग होती है। ये 2-3 नाम दिए हुए, लिप्स ऑफ सेंट और एक दिया हुआ बट्टाकूर, आप पढ़ लेना। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिशन लाइफ, भारत का ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा शुरू किया गया क्या है, जन आंदोलन है। मिशन लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन लाइफ क्या है कि दुनिया को भारत बताएगा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम कैसा जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आगे चलो, ऋषि सुनक 57 में प्रधानमंत्री बन गए हैं। किसको हटाया है, लिज ट्रस को हटा के ये खुद बन गए। प्रथम एशियाई मूल के व्यक्ति है, ब्रिटेन के, अभी पीएम बने हैं। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी, पहले अस्ताना थी फिर नूर सुल्तान कर दिया, नूर सुल्तान से वापस अस्ताना कर दिया, पढ़ लिया था। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ठीक है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक प्रथम इकाई का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। और एक मैत्री पाइपलाइन चली रही है, हमने इसके बारे में बात कर ली थी, ठीक है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम में शहीद सैनिकों के वंश और भारत ये सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की जाती है, ठीक है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति। होम्योपैथी ये पहला दुबई के अंदर खुला है। 2+2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2+2 के अंदर एक तो होते हैं रक्षा मंत्री और एक होते हैं विदेश मंत्री। ये दूसरे देश के समकक्ष रक्षा और विदेश मंत्री से मिलते हैं। भारत ये वार्ता क्वाड के 3 देशों से करता है, मतलब चौथा तो भारत हो गया, 3 बचे और कौन कौन से, जापान बच गया, ऑस्ट्रेलिया बच गया और यूएस से, उनके साथ करता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत 2+2 डायलॉग रूस के साथ भी करता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस, और ये यहाँ पे दिया हुआ है जापान, ठीक है। ओके ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2+2 डायलॉग भारत किन देशों के साथ करता है, क्वाड के 3 देशों के साथ करता है और उसके साथ रूस के साथ करता है। और 2+2 में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, रक्षा और विदेश मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक संस्करण 32वां है। पहला स्थान न्यूयॉर्क का है भारत में, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक गुजरात में फिनटेक सिटी है, ठीक है। गिफ्ट सिटी बोलते हैं जिसको। ट्विटर अब ये एक्स बन गया, एलोन मस्क ने इसको खरीद लिया। ये सारे दिन आप पढ़ते हो, मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको पता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 द्वारा 1989 में स्थापित हुआ था। रूस को अभी अभी क्या कर दिया गया है, निलंबित। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त शोषण को रोकने और मुकाबला करने के लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है। क्या बनाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 द्वारा 1989 में बनाया गया था, ये हमने पढ़ लिया था। और रूस को निलंबित कर दिया गया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया गया है, बाहर की। हाँ, आपने ठीक ठाक काम कर लिया, इसलिए आप ग्रे लिस्ट से क्या हो, बाहर हो। सॉरी, जनरल मोहन सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया है 5 जुलाई 2000। और ये वो सूडान के अंदर वापिस भारतीय महिलाएं थी, अबई क्षेत्र के अंदर गई थी, ठीक है। जनरल मोहन सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल, संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त है, इनको किया है। कहां पे नियुक्त किया है, सूडान में नियुक्त किया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात का ये संगठन है। पहला संस्करण हुआ था इसका 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल माध्यम से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, I2U2। और इसके साथ मैंने बताया था, आज और पढ़ेंगे उसको, I2U2। और एक था ओक्स, ठीक है। ये अभी ताजा ताजा बने हुए संगठन है। इंडिया, इजराइल, यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। तो इसका आ गया यूएसए और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ओक्स का हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ओक्स के अंदर शामिल है। आज ओक्स को हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने ओक्स को बोल बोल के 5 बार तो आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। 56 देश राष्ट्रमंडल देशों में क्या हो गए हैं, शामिल हो गए। कल क्या है, थोड़ा जुकाम बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए क्लास नहीं ले पाए। और वो तबीयत थोड़ी आज भी ना साथ जाए, इसीलिए बोलने में बीच बीच में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाले 2 देश थे, गेबोन और टोगो, गेबोन और टोगो। और 56 देश अब राष्ट्रमंडल में क्या हो गए, शामिल हो गए। मिताली और बंधन एक्सप्रेस क्या थी, भारत और बांग्लादेश के बीच में, मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। चलते हैं आगे। म्यूजिक ऑफ द फ्यूचर,
क्या है, दुनिया की बहुत सुंदर इमारत है, दुबई में है, और भाई साहब इसको देखने के लिए बहुत खर्चा पानी लगता है। आज हम और बात करेंगे कि दो ऐसे शहर है, नियोम और न्यू मुरब्बा, नियोम और न्यू मुरब्बा, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। ये भी याद रखना, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पे है, दुबई में। कहां पे है, दुबई में। हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये 2006 में बना था, मैंने कहा था ये आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था, और आपको लिख दिया 1945, तो आप लपक जाते हो कि हाँ 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, ये तभी बना था, लेकिन ये 2006 में बना हुआ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक युक्त हुए टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। नून सितारा बता दिया भाई साहब, चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि इंडोनेशिया वो देश है जिसकी प्रधानमंत्री जकार्ता से नून सितारा जा रही है, ठीक है, ठीक है। ओलिवर गोरिचस, ये क्या है, गीता गोपीनाथ का इन्होंने स्थान ले लिया है, पहले आईएमएफ में थे, अब आईएमएफ में आए, ओलिवर गोरिचस है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, ओलिवर गोरिचस है। पहले कौन थी, गीता गोपीनाथ थी, कौन थी, गीता गोपीनाथ थी। फिलीपींस, फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस बेचेगा, और फिलीपींस के 3 या 4 अड्डों पर अमेरिका अपनी सेना को भी नियुक्त करेगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको परसों के वीडियो में ये बताया भी था कि फिलीपींस, मैंने देखो आपको एक मैप बनाया था, मैंने कहा क्वाड बनाओ, ये भारत हो गया, ये जापान हो गया, ये यूएसए हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसको ऐसे खींच लो, ये खींच लिया, ये उल्टा क्वाड बन गया, क्वाड बन गया। इस क्वाड के बीच में जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक। इस इंडो पैसिफिक को ये 4 देश कहते हैं, हम बनाएंगे फ्री, ओपन और प्रोस्परस। क्या बनाएंगे, फ्री, ओपन, प्रोस्परस। तो इस इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी देश है ना, उनको ऑस्ट्रेलिया मदद करने की कोशिश करता है, यूएसए मदद करने की कोशिश करता है, भारत मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन 1 चाइना पॉलिसी के तहत या 9-10 लाइन के तहत ये कहता है कि भाई साहब ये इलाका भी मेरा, ये इलाका भी मेरा, ये द्वीप भी मेरा, वो सारो की मेरो है, इंडो पैसिफिक पूरा मेरो है, मेरो मर्जिया मैं बिया करूंगा। तब ये देश कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तब फिलीपींस को क्या है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भेजी है, और अमेरिका इसको क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब इन द्वीपों पर जापान ने कब्जा कर लिया था, तो आगे चलकर पहले यूएसए इन द्वीपों पे कब्जा करता है, फिर इन द्वीपों पे कब्जा करते हुए आगे बढ़ते 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 जापान को हरा देता है। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। गोल्डन गेटवे यूरोपियन यूनियन द्वारा चलाई गई परियोजना है, चीन के 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव के खिलाफ है, ठीक है, बेहतर विकल्प देने के लिए। किसके लिए, कि ओपीओआर में जो कर्ज के कारण जैसे श्रीलंका को फंसा दिया था, बहुत सारे, अभी कुछ तो यूरोपीय देश भी फंसे हुए हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन देश भी फंसे हुए हैं ओपीओआर के अंदर। तो यूरोप वाले बोले नहीं भाई साहब, हम बढ़िया योजना लेके आ रहे हैं, आपको बताएं गोल्डन गेटवे। क्या नाम है, गोल्डन गेटवे, ठीक है। इससे पहले ना G7 ने एक और दिया था, लिख लेना, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, 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 BBBW, ट्रिपल BW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। किसने दिया था, G7 ने दिया था। किसने दिया था, G7। कि जो चीन का 1 बेल्ट 1 रोड है ना, उससे भी बेहतर विकल्प देंगे हम, तो हम ला रहे हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। उसी कड़ी के अंदर यूरोपियन यूनियन लेके आया गोल्डन गेटवे, इंपॉर्टेंट है। मूरा दरवा डेन्यूब 5 देशों से निकलेगी, 3 नदियां हैं, और सबसे बड़ा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को ने इसको प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यूनेस्को में यूएसए ने पहले फिलिस्तीन को ज्यादा महत्व देने के चक्कर के अंदर यूनेस्को को यूएसए ने छोड़ दिया था। अब वापिस यूएसए इस यूनेस्को को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और इससे पहले भी अमेरिका ऐसा कर चुका है 1980 के दशक में, कि यूनेस्को को एक बार छोड़ दिया था, फिर वापिस यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया था।
तो ये होता है कि भाई तेरे बिना रहा नहीं जाता, एक बार छोड़ के चले जाते हैं, फिर बोलता है यूनेस्को देखो किस रास्ते तुम जाते हो, सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं, ऐसा कुछ गाना है एक ताल फिल्म का। तो ये यूएस से छोड़ के तो जाता है यूनेस्को, लेकिन वापस लौट के आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को को वापस ज्वाइन करने वाला देश कौन सा है, यूएस से। ठीक है, उसी यूनेस्को ने मुराद अरबान ने डेन्यूब है ना, इन 3 नदियों के बायोस्फीयर रिजर्व जो 5 देशों में मिला हुआ है, 5 देशों को आपको याद रखना है। कौन कौन से थे वो देश? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, 5 देश हाल फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, खैर आप वो 5 देश मैंने पिछली स्लाइड में नोट करवाए थे, अभी मेरे स्लिप हो चुके हैं, आप वो 5 देश नोट कर लेना। ठीक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। चलो, अनिल मेनन भारतीय मूल के क्या है? नागरिक है, नासा द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर क्या हुए? चुने गए हैं। मैंने कहा था अनिल मेनन AC चारणिया कौन थे? चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए नासा के अंदर। और उसके अलावा एक आदमी और था, अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक में नियुक्त हुए। ठीक है, ये हमारा पिछली क्लास का क्या हो गया है? रिवीजन हो गया है। वो जो एक मिनट, वो यार मैं 5 देश चेक ही कर लेता हूँ। 5 कंट्रीज, बायोस्फीयर, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी। ठीक है, क्रोएशिया, पांच देश है ये। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़े थे, सर्बिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और हंगरी। ठीक है, आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसका सारा रिवीजन कर लिया। थॉमस बोक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या बन गए? अध्यक्ष। आगामी 4 वर्षों तक ये क्या हो गए? नियुक्त हो गए। ठीक है, नंगोजी ओंकोजी इविला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री है और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी महानिदेशक नियुक्त हुई है। अब एक चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है, वर्ल्ड बैंक और IMF अलग चीज है। ये तो है भाई साहब ब्रेटन वुड की औलादें। क्या है? ब्रेटन वुड की संतानें, ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेड से संबंधित है, 90 के दशक में ये बना था। ठीक है, तो नंगोजी ओंकोजी इविला है नाइजीरिया की, ये किसमें शामिल हुई है? WTO की 7वीं महानिदेशक बनी है, प्रथम महिला महानिदेशक है। क्या है? प्रथम महिला महानिदेशक। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लठ बजे हुई है और लठ हमेशा बजे रहते हैं। रिचब तैयब एर्दोगान, अभी जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त पढ़ा था, तब हमने रिचब तैयब एर्दोगान का पढ़ लिया था। रानिल विक्रम सिंह, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ के हैं, श्रीलंका के। शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान, ये संयुक्त अरब अमीरात के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं कि संयुक्त अरब अमीरात अरब देशों में हाल फिलहाल वो देश है जहां की मोदी जी ने सबसे ज्यादा यात्रा की है, और ये हमारा सामरिक दोस्त है, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और अभी अभी हमने इस देश के साथ I2U2 संगठन बनाया है, इंडिया इजराइल
यूएसए यूएई, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना नहीं हम। शेख मोहम्मद बिन जायद उल नायान, 6 शब्द आ गए इसमें। शेख मोहम्मद बिन जायद उल नायान क्या है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति है। विक्रम सिंह में नाम से पता चल रहा है। रिचप तैयब एर्दोगान फिलहाल मध्य पूर्व के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है और यूरोपियन यूनियन और यूएसए के खिलाफ अक्सर ये बयान देते रहते हैं। हमारे खिलाफ भी इन्होंने बयान दिया था जब 370 हटा था। एमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति है। फ्रैंक वोल्टन मियर जर्मनी के राष्ट्रपति पुनः। एमैनुअल मैक्रों है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो आपको पहली क्लास से बता रहा हूं कि ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होती है जिनको मिलाना आ जाता है, तो हमने कहा जैसे ओल्फ सोल्स है, कहाँ के है, जर्मनी के है, ठीक है। तो वैसे ही एमैनुअल मैक्रों, और ये ना लगभग हर हफ्ते 1-2 बार खबरों के अंदर आते रहते हैं। और फ्रांस देश की खास बात ये रही हुई है कि फ्रांस लगभग यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय देशों से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और ये चाहता है कि यूरोप की विदेश नीति या यूरोप की नीतियां है ना, वो यूएसए के अंडर में नहीं रहे। इसीलिए ये अपने स्वतंत्र हमेशा ही एक लाइन रखता है। देखिए, जैसे आपको मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो सभी पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे और उस वक्त शायद फ्रांस के राष्ट्रपति एरन सिरोक थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और आपको पता हो कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर भी संकट आ गया था 2008 के अंदर, अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था परमाणु समझौते के लिए, तो सबसे पहले भारत ने यूएसए के साथ परमाणु सामग्री के आदान प्रदान का समझौता नहीं किया था, सबसे पहले फ्रांस के साथ किया था। तो फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और फ्रांस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत हमें काफी प्रमुखता से रखता है। तो एमैनुअल मैक्रों है ना, इसमें इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है, कैसे न कैसे करके ये बनते रहते हैं। और अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ कि जो इजराइल की संसद है नेसेट, उसने एक कानून पारित किया, बोला हम कोई कानून पारित कर दें, उस कानून को वहां की सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकती, हमारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती। कुल मिला के उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम कर रहा था और इस नियम और इस कानून के विरुद्ध वहां की जनता है ना, वो सड़कों पे आ गई थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर टेस्ट सीरीज में कोचिंग पूछते रहते हैं और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि किस देश की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए कानून बनाया था और उसके खिलाफ व्यापक जन विद्रोह हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, ठीक है। नेसेट इनकी क्या है, संसद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इजराइल और फिलिस्तीन की खबरें तो हफ्ता बीतता नहीं है उससे पहले पहले अखबार में आई जाती है। आगे चलते हैं और मैं आपको मैप बताऊंगा कल की वीडियो के अंदर। इजराइल का मैप, इजराइल की लोकेशन क्या है, गाजा पट्टी कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पे है और वहाँ पे भूमध्य सागर कहाँ पे, क्योंकि ये ना बहुत ही छोटी जगह है और अक्सर वर्ल्ड मैप में अगर अपने वैसे नक्शे में देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देती है ढंग से। और यूपीएससी ने तो एक बार 3 साल तक लगातार इजराइल के आसपास की लोकेशन का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है ना, वो अक्सर हमेशा ही लगभग चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधियाँ चलती है तो हमास पर इजराइल क्या करता रहता है, हमला करता रहता है, ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू अखबार में रहते हैं, एमैनुअल मैक्रों भी रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मनी का चांसलर इंपॉर्टेंट रहता है, राष्ट्रपति को कोई नहीं पूछता। ओल्फ सोल्स, पहले एंजेला मर्कल थी और 15 साल तक रही थी, बहुत पावरफुल लेडी थी वो। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के राष्ट्रपति है। इराक तो चर्चा में तभी रहा था जब सद्दाम हुसैन था, उसके बाद अमेरिका ने इस देश का एकदम रायता ही कर दिया और अमेरिका ने इस देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर इस देश को बर्बाद कर दिया। खैर, लेकिन हमारे लिए इराक बहुत अच्छा देश है, हमें सही दाम में हमेशा ही पेट्रोलियम चीजें ना वो उपलब्ध करवाता रहता है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान कतर के क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, कतर के प्रधानमंत्री। हमें याद वो वहां के जरूर याद रखने हमें। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद सामुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को याद रखना। अब्दुल फतेह अल सीसी बहुत बार बता दिया, नेशनल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि भारत के 26 जनवरी वाले परेड पे ये आए थे। और मिस्र किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्र ब्रिक्स प्लस में भी शामिल हुआ है और मिस्र अभी ब्रिक्स के जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें भी क्या हो गया है, शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं।
अब रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है ये किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म की है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना, ये कोई यूएनओ का पार्ट नहीं है, ये अलग से संस्था है, ठीक है। स्विट्जरलैंड दावोस के अंदर इसकी मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और भाषण मारते रहते हैं, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट में अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और मौसमी घटनाओं के लिए सक्रिय रहने की बात कही गई है। और देखो कि पिछले 100 सालों के अंदर ये हुआ है कि पूरा अगस्त है ना वो लगभग सूखा चला गया। और ये घटना कोई राजस्थान की नहीं है, ये मान लो बूढ़िया केंतानी जो देशों देश की घटना है। पूरे देश के अंदर पूरा अगस्त सूखा चला गया। और जो अपनी इस वक्त की जो सावणी की फसलें हैं, जो खरीफ की फसलें बोली जाती है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और हो सकता है कि इस बार उत्पादकता काफ़ी कम रहे। हमारी तरफ तो बुरे हाल है। और ये जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट थी, इसकी कई भी बात है ना वो सच साबित हो रही है। विश्व आर्थिक मंच कब बना? स्थापना 1971 में हुई। गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज एनजीओ टाइप का है, ठीक है। और जिनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय दावोस। दावोस में इसका हर साल क्या होता है? लगभग सम्मेलन होता रहता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। 2 बार तो आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना इसको। क्यों कर लेना, मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको ये 4 रिपोर्ट याद होगी कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो बाकी और कोई रिपोर्ट पूछ ले कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा ये वाली तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी करता है। तो क्या होता है कि इलिमिनेशन करने में, चीज़ों को छांटने में, अलग करने में आसानी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आपने एक साथ फैक्ट याद करे, उससे अच्छा है कि आधे फैक्ट को ढंग से याद कर लें, तो दूसरे फैक्ट को अलग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट आती है ना, इसको जरूर याद रखना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप। तो 2 रिपोर्ट तो आज ही पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म की। कौन कौन सी? एक तो ग्लोबल जेंडर गैप और एक अपने रिस्क रिपोर्ट अभी अभी पढ़ी है, ठीक है। रिस्क रिपोर्ट में क्या बोला है कि अगले 2 वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं और मौसमी घटनाओं के लिए सक्रिय रहने की बात की गई है, ठीक है। आगे चले तो याद रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन कौन सी देता है? एक तो प्रतिस्पर्धा की देता है, एक ऊर्जा संक्रमण की देता है, एक वैश्विक पर्यटन पर देता है, और एक ग्लोबल जेंडर गैप पे देता है, ठीक है। इसको 4-5 बार पढ़ लेना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट हुई, भारत में हुई थी, ठीक है। ग्लोबल साउथ क्या होता है? जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए ये सम्मेलन हुआ था। मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया था। इसका नारा था आवाज की एकता, और ऐसे कुछ था। कहां पे लिखा हुआ है? ये रहा, आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। और मैंने आपको बार बार बताया था मैत्री शब्द, तो मैंने कहा मैत्री छात्रवृत्ति ऑस्ट्रेलिया की, मैत्री पाइपलाइन कहाँ की है? भारत और बांग्लादेश की। मैत्री ऑडिटोरियम भारत और श्रीलंका का, भारत और श्रीलंका का। और फिर मैंने एक नाम लिया था आरोग्य मैत्री। तो आज साथियों वो आरोग्य मैत्री हमारे सामने आ रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना क्या है? आरोग्य मैत्री। तो मैत्री से संबंधित 4 चीजें होगी। मैत्री छात्रवृत्ति भारत और ऑस्ट्रेलिया, मैत्री ऊर्जा पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश, मैत्री ऑडिटोरियम भारत और श्रीलंका, और आरोग्य मैत्री वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में भारत ने दुनिया को दी है कि कहीं भी विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हम आपको दवाई पानी देंगे, ठीक है। उसके बाद ये था ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये कुछ कदम उस टाइम, ये जो जनवरी के अंदर भारत में हुआ था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, और पीएम द्वारा, भारत द्वारा आयोजित हुआ था, ठीक है। 5 पहलुओं की शुरुआत की गई थी। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम था, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप थी, ठीक है। पढ़ लेना इसको, लेकिन याद रखना ये भारत में हुआ था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आरोग्य मैत्री है। क्या है? आरोग्य मैत्री। और ये आरोग्य मैत्री मैंने आपको 4 बार पहले बता दी थी।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। मालदीव के अंदर भारत ने एक सामुदायिक केंद्र खोला है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लश्कर ए तोयबा के अब्दुल रहमान मंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। ब्राजील ने अपने इस क्षेत्र में अवैध खनन और कुपोषण के कारण चिकित्सीय आपात की घोषणा की है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबरा गमुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका में, और इसके अंदर क्या है, हिंदी पीठ की एक स्थापना की है। और क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पंजाबी की एजुकेशन अब देनी स्टार्ट की, क्योंकि पंजाब वाले वहां जाके बहुत बस गए ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां पे अब पंजाबी पढ़ाई जाएगी, ताकि कल्चरल एक्सचेंज हो। मतलब इन चीजों का होता क्या है कि इन चीजों को देने से कल्चरल एक्सचेंज होता है। पहले एक मूवी भी आई थी, क्रुक मूवी आई थी कोई 2011-12 के अंदर, जब ऑस्ट्रेलिया छात्रों पे हमला होता था, तो इमरान हाशमी की फिल्म थी, उसमें एक गाना भी था, छल्ला छल्ला करके, ऐसे बब्बू मान का गाया होते। हाँ, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो हमने उस वक्त बहुत सुना था। ठीक है, तो इसीलिए क्या वहाँ पे पंजाबी पढ़ाई जा रही, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे रहने लग गए। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी और श्रीलंका में हिंदी। ठीक है, बब्बू मानी, हाँ वो राज मंदिर में देखी थी मैंने, मेरा एक दोस्त आज ये मीना, हम देखने गए थे, तब मेरे को याद आ रहा है, क्रुक इमरान हाशमी की फिल्में थी। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इंटरनेशनल, जब कौन जारी करता है, अमेरिका, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसी चीजें होती है ना, अंतरराष्ट्रीय लिखा होता है, आगे आ जाता है, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन आ जाता है तो हम उस पर टिक कर देते हैं। इसीलिए इन इंडेक्स को ढंग से पढ़ना जरूरी है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल करंट अफेयर की चीजें वो होती है कि एक बार पढ़ी हुई होती है ना, पेपर में जाके टिक हो जाता है आसानी से। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस से चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, उसका एक पार्ट है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, वो इसको जारी करता है, यूएस से जारी करता है। तो यूएस से फर्स्ट नंबर पे है और भारत 55वें नंबर पर है। ठीक है, मेन बात ये है कि भारत 55वें नंबर पर है, यूएस से चैम्बर इसको जारी करता है, और यूएस से इस पे क्या है, पहले नंबर पर। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना जरूर जरूर। ठीक है, तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म और कौन कौन सी चीजें जारी करता है बताइए, पर्यटन वाली जारी करता है, प्रतिस्पर्धा वाली जारी करता है, ऊर्जा वाली जारी करता है, और ग्लोबल जेंडर गैप भी जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप अभी पढ़ेंगे। और वो 3 नदियां कौन सी है, मूरा, ध्रुवा और डेन्यूब, मूरा, दरबा और डेन्यूब। और इन 3 नदियों और 5 देशों के एक बायोस्फीयर रिजर्व कौन से है, वो ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया और एक देश हो रहा है, वो 5 देश है, मेरे को ये 500 याद नहीं रह रहे। आप ये 500 देश जरूर देख लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को ने इसको क्या किया है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। और यूनेस्को में अब नया देश कौन सा शामिल हो रहा है, यूएस से, जो पहले छोड़ के चला गया था अब वापिस आ गया है। ठीक है, यूनेस्को, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया, एक देश और याद नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी बात कर ली थी, इजराइल की न्यायिक सुधार योजना संसदीय नेसेट ने जारी किया था, और इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के नेता है, इजराइल के है। संसद का नाम क्या है, नेसेट। और किस देश के अंदर न्यायिक सुधार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था जनता ने, इजराइल। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, साथियों इसमें 23 देश शामिल है, ये फैक्ट गलत लिखा हुआ है, 23 हिंद महासागर के आसपास के देश है ना, उसमें वो शामिल है। अब इसके अंदर है ना एक देश शामिल है, फ्रांस। अब आप कहोगे सर फ्रांस का, वहां पे यूरोप में था, इसमें कैसे शामिल है, क्योंकि हिंद महासागर में कुछ द्वीप है ना, उनके ऊपर फ्रांस का कब्जा है, इसीलिए फ्रांस भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, और अक्सर चर्चा में रहता है। हाल फिलहाल किस लिए चर्चा में रहा, मैंने अभी आपको बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, जिनके 6 नाम थे, मैंने कहा इनको याद रखना। इनके साथ हमारा I2U2 गठबंधन है, मोदी जी यहाँ पे बार बार जाते रहते हैं, ये हमारा रणनीतिक पार्टनर है। ठीक है,
खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अभी हमने क्या किया है, भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए औपचारिक त्रिस्तरीय सहयोग प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित है। तो याद रखना 23 देश है, आप मैप निकालना और मैप के अंदर देखना हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में वो हिंद महासागर के आसपास अफ्रीका के पूर्वी तट के आसपास वाले देश भी शामिल है और बहुत सारे देश शामिल है। ठीक है, 23 के 23 याद रखने कोई जरूरी नहीं है। फ्रांस मैंने इसलिए बताया कि कहीं ये हिंद महासागर का नाम आए और आप सोचो कि यूरोप में बैठा है फ्रांस, तो फ्रांस तो शामिल नहीं होगा, लेकिन फ्रांस भी इसमें क्या है, शामिल है। इस पहल के देश के तहत तीनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना जारी कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में कितने देश शामिल है, 23, और फ्रांस भी इसमें क्या है, शामिल है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ये जारी हुई थी। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में इस गठबंधन को भी बढ़ाया जा रहा है और भारत चाह रहा है कि इसके ऊपर शायद आपको ये खबर मिल जाएगी 10 सितंबर को, ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है ना, इसके ऊपर वापिस आपको खबर मिलेगी, तो इसलिए इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्री में नहीं आया तो मेंस में आएगा जरूर। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक गठबंधन है। घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान 6 से 8 फरवरी के दौरान ये हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी। सहयोग को सुगम बनाना, परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना और अन्य देश मिलकर इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। याद रखना किससे संबंधित है, ये G20 से संबंधित है। क्योंकि ऐसा क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो पेरिस सम्मेलन के अंदर COP21 के अंदर वो बना था, वो चल रहा है। कई बार क्या होता है, ऐसी मीटिंग के अंदर कोई गठबंधन बन जाता है और वो गठबंधन बहुत आगे तक जाता है, तो हो सकता है कि ऐसा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बन जाए। और बायोफ्यूल तो फिलहाल वैसे भी चर्चा में है, और जैसे गडकरी साहब बोल ही रहे हैं कि बस ऐसी कार बनाऊंगा कि 10 रुपये 1 लीटर के लगेंगे और 1 लीटर में 100 किलोमीटर चले जाओगे, ऐसी कार बनाऊंगा। मतलब मजाक की बातें हैं, लेकिन वो क्या है ना, बहुत ही योग्य मंत्री है और वो चीज़ों को नए तरीके से करते हैं और करके भी दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बायोफ्यूल से हम ना पेट्रोल डीजल के ऊपर होने वाले खर्चे को बचा सकते हैं। और बायोफ्यूल की अलग अलग वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होती है, फोर्थ जनरेशन होती है, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, बायोटेक में, साइंस टेक में आता है। फर्स्ट वाले में तो जो खाद्य फसलें होती हैं उसके अंदर आता है, दूसरे में गैर खाद्य आता है, तीसरे में शायद ग्रीन एल्गी आता है, ऐसे कुछ है, आप उसको देख लेना। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करके है। फर्स्ट में तो खाद्य फसलें होती है, दूसरे में गैर खाद्य होती है, तीसरे के अंदर शायद एल्गी शामिल होती है। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि बायोफ्यूल अक्सर चर्चा में रहता है और नितिन गडकरी जी इस पर घोषणा करते रहते हैं। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बन रहा है G20 की अध्यक्षता में, और 8 से 10 सितंबर को इस न्यूज को दोबारा देख लेना। ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको। फिलीपींस और अमेरिका के बीच में सैन्य अड्डों के लिए किया गया अमेरिकी समझौता। अब देखो, इस इलाके में वाशिंगटन घोषणा पत्र किसके बीच में हुआ था, हमने पढ़ा था, भारत और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ था। थर्ड मैंने बार बार बताया था, थर्मल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम था। ठीक है, किसके बीच में, ये एक डिफेंस सिस्टम है यूएसए का, जो उसने साउथ कोरिया को दे रखा है, किससे सुरक्षा के लिए, नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए। और फिलीपींस को किससे सुरक्षा के लिए, चीन से सुरक्षा के लिए उसके सैन्य अड्डों का क्या करेगा, अमेरिका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, 4 सैन्य अड्डों का और इस्तेमाल करेगा, पहले भी सैन्य अड्डे यहाँ पे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बोला है कि भाई साहब एशिया दुनिया की अब आधी बिजली खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, क्योंकि चीन वैसे भी विकास कर रहा है, भारत भी विकास की दौड़ में शामिल है, और दुनिया की लगभग बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पे रहती है, और ये भी चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है एनर्जी, और एनर्जी में सबसे जरूरी चीज़ होती है लाइट, और इसलिए लाइट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सेशल्स कहाँ पे है, सेशल्स है हिंद महासागर के अंदर, और हिंद महासागर के इस द्वीप पे भारत इसके साथ क्या कर रहा है, समुद्री सुरक्षा कर रहा है। किस लिए, क्योंकि इंडियन ओशियन में वो चीन को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। जैसे हमने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में पढ़ा ना कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में गठबंधन बन रहा है, वैसे ही सेशल्स के साथ बढ़ रहे हैं। और जब से मोदी जी आए हैं तब से सेशल्स के साथ हमारे संबंध और ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत अमेरिका ICET पहल। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश के साथ हमने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है। और हमने अभी जब अमेरिका गए थे मोदी जी, तो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के ऊपर भी बात की थी। तो ये भी याद रखना, साइंस टेक में आपके काम आएगा। और जब हम साइंस टेक का करंट पढ़ेंगे ना, तब मैं वापिस बताऊंगा आपको ये दोनों ही चीजें। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका से समझौता हुआ है, और MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के ऊपर भी क्या हुआ है, समझौता हुआ है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एनर्जी एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। रक्षा सहयोग का विस्तार करो, सरकारी व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखो, अमेरिका और भारत के बीच में चीन के कारण हाल फिलहाल रिश्ते ना, सामरिक रिश्ते हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका भी चीन को नियंत्रित करना चाहता है, और चीन है वो भारत के क्या है, बहुत सारे इलाकों में अपनी दखल को बढ़ा रहा है। तो भारत भी चाहता है कि चीन को क्या किया जाए, संतुलित किया जाए, ठीक है। और वैसे भी चीन नए नए नक्शे जारी कर करके दिखा रहा है कि ये भारतीय इलाके मेरे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एज, संयुक्त अरब अमीरात की है ये, वापिस आ गया संयुक्त अरब अमीरात। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और एज के बीच में समझौता हुआ है कि हम अच्छे अच्छे उपकरण बनाएंगे। आप कोई हेलीकॉप्टर बनाओ, ड्रोन बनाओ, हम उसमें ऐप लगाएंगे, या आप कोई एनर्जी की नई चीजें दो। मतलब कुल मिला के ये है कि आपस में मिलके नई नई चीजें डेवलप करें। जैसे मिसाइल प्रणाली, मानव रहित जो UAV होते हैं ना, अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं, के संयुक्त डिजाइन और विकास सहित सहयोग के क्षेत्रों का पहले पता लगाओ। एज के निर्देशित हथियारों पर HAL के छोटे गैस टरबाइन इंजनों के उपयोग, HAL के प्लेटफॉर्म पर एज के GPS जैमिंग और स्पूमिंग उपकरणों के उपयोग और आगे ज्ञान का साझा करने के अवसरों का पता लगाना है। मिशन, कंप्यूटर मिशन कार्यक्रमों पर सहयोग का पता लगाना। इतनी सारी चीजें याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और संयुक्त अमीरात के एज के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है कि हम ऐसी चीजों का पता लगाएं जहां पे हम मिलकर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है, और भारत इसमें 40 के स्कोर के साथ कितने स्थान पर है, 85 के स्थान पर है। डेनमार्क भाई साहब 1 नंबर पे है, और डेनमार्क डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी कितने नंबर पर था, 1 पे था। भारत क्या था, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पे था, और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पर था, और डेनमार्क कितने पे था, 1 नंबर पे था। यहाँ पे भारत कितने नंबर पे है, 85वें नंबर पे। अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ये आते हैं कौन जारी करता है और भारत कितने नंबर पर है, और ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं पहले नंबर पे कौन रहा था, ठीक है। और पहले नंबर पे भाई सब ज्यादा ना लगे तो तुक्का मार देना। अगर स्कैंडिनेविया के देश आए, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें से कोई एक तो फर्स्ट आता ही आता है। HDI में भी फर्स्ट आता है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जब नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे, HDI पढ़ेंगे, तब वापिस इस चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वापिस आएगा नेशनल करंट अफेयर के अंदर, तो वापिस इनका रिवीजन होगा। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, और भारत कितने नंबर पे है, 85वें नंबर पे। गैब्रियल तूफान आया था और न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी, ये मैंने पहले भी बताया था। मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाली जो कानून है कहाँ पे बना, स्पेन में बना। सिएटल में जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध का नियम पारित किया गया। जॉर्जिया के अंदर हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून पारित किया गया, मैंने बता दिया था। 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के खिलाफ इंटरनेशनल डे बनाया गया था। ये चारों चीजें मैंने आपको बार बार पहले बता दी थी। तो स्पेन मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला, उसके ऊपर कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है। सिएटल अमेरिका का राज्य है जहां पे जातिवाद के विरुद्ध कानून पारित हुआ है। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के विरुद्ध कानून पारित हुआ है। 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस मनाया गया। जिनमें नाग्युल वांगचुक भूटान के प्रिंस है। सऊदी अरब, मैंने कहा था ना 2 देश है, नियोम, 2 शहर है, नियोम और न्यू मुरब्बा। भविष्य का मेगा शहर, जैसे फ्यूचर ऑफ द, वो जो एक म्यूजियम था, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर,
वो भी सऊदी अरब में था। कहाँ पे था? दुबई में था। और हाईटेक सिटी न्यू मुरब्बा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चर्चा में बहुत रहा है कि भविष्य के 2 शहर बनाए, क्योंकि इनके पास बतेरे पैसे पड़े हैं। तो इनको लगता है कि क्या नहीं बनाए, तो यूरोप से नए नए इंजीनियर को बुला लेते हैं, उनको बतेरे पैसे देते हैं, वो कुछ ना कुछ बना देते हैं। कोई बुर्ज खलीफा बना दिया, कभी कुछ बना दिया। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको। 75वें वर्षगांठ पर 75 बसें नहीं दी, कितनी बसें दी? 50 दी। वरना मोदी जी का तो आइडिया यही रहता है 75 75 75। अब की बार इन्होंने ये नहीं कहा, 75 पे 50 ही बसें दी है, ठीक है। और मैत्री ऑडिटोरियम बना है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और श्रीलंका में हिंदी की एक पीठ बनी है सबरा गुम्मा यूनिवर्सिटी के अंदर, ये भी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमने क्या किया कि भाई साहब अमेरिका आए बार रिपोर्ट जारी करता कि भारत में अल्पसंख्यकों के हालात ऐसे हैं, भारत में अल्पसंख्यकों के हालात ऐसे हैं। भारत का जाने दो, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस खुद ही जारी कर दी और खुद बोल दिया कि माइनॉरिटी के लिए दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? भारत है। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। इस 6 नंबर पॉइंट को आप ढंग से देख लेना। 4 नंबर पॉइंट भी ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुद्रा बिलों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने का क्या कर लिया है? निर्णय कर लिया है कि अब उनका चेहरा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है ना ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। चीन द्वारा विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में रेल बना रहे हैं, ये बताइए। वी डैम वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करता है वी डैम, और इसने जारी की। और इलेक्टोरल, ये इलेक्टोरल लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेना। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें नंबर पर है, और ये टाइप करने वाले ने ये 10th नंबर लिख दिया, इसको सही कर लेना। भारत 10वें नंबर पे नहीं है, भारत 108वें नंबर पर है। कितने नंबर पे है? 108 नंबर पे। कितने पे है? 108 नंबर पे है इलेक्टोरल वाले में। और लिबरल वाले में कितने? 97वें नंबर पे। और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और अभी भी पढ़ा था कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है, उसमें भी डेनमार्क क्या है? पहले नंबर पे, ठीक है। निरंकुशता के चेहरे में चुनौती, वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी, और एक अभी एक रिपोर्ट और पढ़ेंगे हम। ओकोस को मैंने बहुत बार बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए का बना हुआ है। 15 सितंबर 2021 को बना था। सैन्य गठबंधन है, इंडो पैसिफिक रीजन में बना है, सामूहिक सुरक्षा है। अमेरिका और ब्रिटेन है ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां देंगे, ठीक है भाई साहब। दोबारा बना लो, ये इंडिया, ये जापान, ये यूएसए और ये ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार का ये क्वाड बन जाता है। और इसके बीच का जो रीजन है वो क्या है? इंडो पैसिफिक है। और इस इंडो पैसिफिक को क्या रखना है? फ्री रखना है, ओपन रखना है, प्रोस्पोरस रखना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये 4 देश मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब क्या है? यूके भी इनके साथ आ गया और बोला परमाणु पनडुब्बियां हम ऑस्ट्रेलिया को देंगे। हालांकि इस समझौते का फ्रांस ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि पहले फ्रांस ने कहा था ऑस्ट्रेलिया को हम आपको परमाणु पनडुब्बियां देंगे। फिर अचानक यूएस इस टपक के पड़ा, फ्रांस को बाहर कर दिया। और फ्रांस ने इसको बहुत बड़ा धोखा भी, गद्दारी भी बोला था कि आपने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन यूएसए की क्या ये फितरत है। खैर, ओक्स याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने एक इंपॉर्टेंट संगठन और बताया था, I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। उच्च समुद्र संधि हुई है कि 2030 तक समुद्र के 30% क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र बना देंगे। देखो, संरक्षित क्षेत्र बनाने से क्या होता है? कुदरत की एक खास बात होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। चेरनोबिल रिएक्टर, चेरनोबिल रिएक्टर की जब दुखांतिका घटना हुई थी ना, तब वैज्ञानिकों ने बोला था कि वहां पे इतनी रेडिएशन जारी हुई है कि कई आने वाले कई 100 सालों तक वहां पे कोई मनुष्य, कोई जीव नहीं पनप सकता। लेकिन अब वहां पे अगर जाते हैं, इतने तो पेड़ पौधे, जीव जंतु वहां पे रहने लग गए। मतलब कुदरत की अपनी एक ताकत होती है, और कुदरत चीजों को बहुत जल्दी जल्दी है ना कवर कर लेती है, रिकवर कर लेती है। तो जो हमने प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में जो कबाड़ा किया है कुदरत के साथ, तो हम चाहते हैं कि कंजर्व इलाकों की संख्या बढ़े। उसके कारण क्या होता है? कुदरत उनको रिकवर करने की उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि 2030 तक समुद्र के 30% क्षेत्रों को क्या कर दिया जाए? कवर कर दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, जब कई देशों ने मिलकर बोला इस इलाके के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। और जब 5 साल बाद, 10 साल बाद जाके देखा, तो वहां पे डाइवर्सिटी और जैव विविधता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और समुद्र वापिस
वो अपने पुराने स्वरूप के अंदर आ गया था। हम चाह रहे हैं कि हाई सी है ना वो बढ़ जाए, 2030 तक कितना बढ़ जाए, 30% क्षेत्रों को हम कवर करना चाहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ठीक है, 1914 में खींची गई थी, हम सब जानते हैं इसके बारे में। बुरुंडी में 30 वर्ष पश्चात पोलियो के मामले प्राप्त हुए। कहाँ पे? बुरुंडी में, ठीक है। जब हम छोटे थे तो पोलियो का मिशन बहुत चलता था और हम एक नारा लगाते थे, होलियो सो होलियो अब कोनी में पोलियो। लेकिन वो पोलियो वापिस हो गया, इकट्ठा हो गया बुरुंडी में। कहाँ पे हो गया? बुरुंडी में। कहाँ हो गया? बुरुंडी। ये बुरुंडी अफ्रीका में ईस्टर्न साइड में एक देश है, आप मैप पे देख लेना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हमने अभी पढ़ी थी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 4 और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप, आज पढ़ेंगे। पर्यटन रिपोर्ट जारी करता है, प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है, ऊर्जा संक्रमण जारी करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वी डैम कौन जारी करता है? वी डैम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी जारी करता है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट। भारत कितवें नंबर पर था? 108वें नंबर पर था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत था 97वें नंबर पे। 1 नंबर पे कौन था? डेमोक्रेसी में डी और डेनमार्क में भी डी, तो याद कर लेना, ठीक है। डी से डेमोक्रेसी, डी से डेनमार्क। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। अभी और पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF की एक मीटिंग होती है जहां पे भारत की निर्मला सीतारमण जी गई थी, उसको स्प्रिंग मीटिंग कहा गया है, ठीक है। अभी पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक हमने एक और पढ़ा था, अभी भारतीय मूल का एक आदमी आया है, इसमें अजय बंगा, ठीक है। प्रवासी, शरणार्थी और समाज से संबंधित ये रिपोर्ट है। कुल मिला के भाई साहब बात इतनी सी है कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है नए मौके की तलाश के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आदमी अगर अपने देश से दूसरी जगह जाए और अपने देश से निकल के दूसरे देश में जाए, तो अपने देश से निकल के दूसरे देश में जाता है ना, तो पैसे कमाने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और मैच करनी चाहिए। जैसे मैं मान लो किसी चीज में स्किल ज्यादा हूं और मैं दूसरे देश में चला गया और वहां पे बोला कि आप भाई साहब ऊंट चलाओ, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरे को सिलिकॉन वैली में काम मिल गया, तो मेरी जो योग्यता है ना वो वहां के मार्केट के डिमांड से मैच कर रही है, तो मैं ज्यादा काम करूंगा। तो इसीलिए इन्होंने मैच मोटिव फ्रेमवर्क निकाला है, मैच एंड मोटिव फ्रेमवर्क। मेरा मोटिव क्या है और वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। और शरणार्थियों प्रवासियों को इन्होंने 4 प्रकार से बांटा है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन याद रखना 2 बातें, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। और प्रवासी, शरणार्थी और सोसाइटी से संबंधित है। और मैच मोटिव फ्रेमवर्क है ना, मैच मोटिव फ्रेमवर्क मतलब मैच करना चाहिए, मेरा मोटिव क्या है और वहां का जो मार्केट की डिमांड है वो दोनों मैच हो रही है क्या, उसके ऊपर उन्होंने बनाया मैच मोटिव फ्रेमवर्क। और क्या है, ये कह रहा है कि जो आंतरिक प्रवासी होते हैं ना उनकी आय में 40% की वृद्धि होती है, और जो विदेशी प्रवासी होते हैं उनकी आय में कितनी वृद्धि होती है? 120%। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि दूसरे देश में जाओगे तो आपकी आय बढ़ती है। इसीलिए क्या होता है कि लोग पंजाब वाले कहाँ पे जाते हैं? ज़्यादा जाते हैं कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ठीक है। किस लिए? कि हमारी आय बढ़े। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, प्रवासियों पे है और मैच मोटिव फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 की भारत में बतेरी मीटिंगें हुई, ठीक है, वाराणसी में हुई। और ये जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है 2023 में, और भारत और जापान ने इंटरनेशनल टूरिज्म ईयर बनाया है, और आपस में पर्यटन के द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है। कनेक्टिंग हिमालय टू माउंट फुजी, जो जापान के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है ना, उनके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब ये जो महर्षि पहल है ना, इसको आप याद रखना। अब नाम महर्षि और मोदी जी की आदत है इसको छोटा मोटा तोड़ मोड़ के कुछ बना देते हैं और बीच में बाजरा लगा दिया, ठीक है। तो ये बाजरे से संबंधित है। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी 2023 को बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन आ जाए महर्षि पहल किससे संबंधित है, ऊपर 3 चीजें ऐसी दे दे कि कोई शिक्षा से संबंधित, या कह देंगे कोई ऋषि मुनियों से संबंधित, तो आपको लगेगा ये, लेकिन ये किससे संबंधित है? बाजरे से। बाजरे का जो सिट्टा होता है ना, उसको ताजा ऐसे मोर के भी गांव वाले खाते हैं, और बाद में बाजरे की रोटी बनती है। फिर जब गर्मियों का टाइम आता है तब चौमासे से पहले राबड़ी भी बनती है। स्थानीय लोग इसके बारे में जानते हैं। लगभग राजस्थान में राबड़ी बनती रहती है, कई जगह मक्के की भी बनती है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की ज़्यादा बनती है। और बाजरे का वो खिचड़ी भी बनती है, खिचड़ा बनता है। लेकिन वो मोटे अनाज के ऊपर आजकल जोर ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है,
क्योंकि ये जो शुगर और ऐसी जो बीमारियां फैल रही है या जंक फूड के विकल्प के तौर पे बाजरे को ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है। 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया जा रहा है और मैर्सी पैल किससे संबंधित है? बाजरे से संबंधित है। G20 ठीक है। स्प्रिंग मीटिंग अभी अभी हमने ताज़ा बात की थी, वापिस आ गया। वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा जारी होती है, वॉशिंगटन DC में हुई है, निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। बस इतना याद रखना। स्प्रिंग मीटिंग किससे संबंधित है? IMF और वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक की हमने अभी अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऐसे ही IMF भी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब देखो थोड़ा सा ये समझो, इकोनॉमिक का एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों में अंतर क्या है? IMF इतना ही काम करता है कि वो ऊपर बैठा रहता है, बोलो बोले भाई साहब किंग घाटो लाग रही है, कर्जो लेनो है के? तो बोलते हैं हाँ भाई साहब मेरा घाटो लाग रही है। क्या तो कर्जो लेनो पड़ा वो, लेकिन मेरी शर्तां लगेगी, बे शर्तां को पालन करे वो तन कर्जो मिला वो। हाल फिलहाल उदाहरण है पाकिस्तान। क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट जॉब को कम करो, प्राइवेटाइजेशन करो, ग्लोबलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो, जम के करो और हमारी शर्तों पे करो। भारत ने एक बार किया था 1991 के अंदर, ठीक है। बाद में भारत ने IMF का कर्जा उतार दिया था और अब भारत खुद IMF को पैसे देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक लोन देता है और वर्ल्ड बैंक के और भी बहुत सारे भाग होते हैं। और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट को देखता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को देखता है, लोन उपलब्ध कराता है। और IMF मोटा मोटी कर्जे को उपलब्ध कराता है और फाइनेंशियल सिनेरियो को देखता है, वित्तीय स्थिति को देखता है कि कैसे चल रही है, क्या नहीं चल रही है। और इसीलिए इसको रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और एक आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट आती है IMF की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी है? IMF की। और वर्ल्ड बैंक की है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वैसे तो वर्ल्ड बैंक की बहुत रिपोर्ट आती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले बहुत चर्चा में रहती थी, अब वर्ल्ड बैंक ने उसको बंद कर दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस रिपोर्ट को अभी वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किस लिए कर दिया? बोला भाई साहब ये दूसरे देश वाले डाटा है ना वो फर्जी देते हैं और ये डाटा मैच नहीं हो रहे, इसलिए इसने बंद कर दिया। स्प्रिंग मीटिंग कौन कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक और IMF। कौन गया था? निर्मला जी सीतारमण जी गए थे, ठीक है। MF हाइड्रा पहली हाइड्रोजन संचालित नौका है, नॉर्वेजियन कंपनी है, नॉरलैंड द्वारा बनाई गई है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। डॉक्टर जयशंकर का लेटिन दौरा हुआ। ये 3 संगठन है, ये किससे संबंधित है? लेटिन देशों से संबंधित है। काउंसिल ऑन फॉरेन एंड कम्युनिटी रिलेशन और कैरेबियन कम्युनिटी। अब ये तो याद हो जाता है, कैरेबियन कॉम से कम्युनिटी। कोफकोर भी याद होता है, काउंसिल ऑन फॉरेन एंड कम्युनिटी रिलेशन। ये सिक्का याद नहीं होता क्योंकि ये कोई शब्द नहीं जुड़ते आपस में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के हिसाब से ये बना हुआ है। तो सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम है ये, ठीक है। जो ये कोस्टा रिका, होंडुरुस, पनामा, ये देश है ना जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को बीच में जोड़ते हैं, इन देशों का ये संगठन है सिक्का, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम। और यहाँ पे घूमने गए थे जयशंकर जी, इनसे कोई बात की थी। यूथ 20 G20 का था कि युवा आगे आए और नेता बने और देश को संभाले, ठीक है। G20 की प्री समिट थी, लेह में हुई थी। वहां पे उन्होंने बर्फ से एक इंडिया आइस स्कल्पचर बनाया था। इस टीम का नाम था कैंग सिंह। ये कैंग रिंग लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेना। हालांकि ये नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर आएगा। इंडिया आइस स्कल्पचर कहाँ पे बना था? लेह में बना था। और Y20 मीटिंग कहाँ पे हुई थी? लेह में। क्योंकि G20 की मीटिंग से पहले मोदी जी ने भारत में जगह जगह पे मीटिंग कराई थी। जैसे हमने वाराणसी में बात की थी, वहाँ पे महर्षि पहल हुई थी बाजरे के ऊपर। तो यहाँ पे G20 का प्री समिट हुआ, जिसको नाम क्या दिया गया था? Y20। कहाँ पे हुई? लेह में हुई। युवाओं को भविष्य के नेताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये बनी थी Y20। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ने इसको क्या किया है? जारी किया है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुजी ब्रिज कहाँ पे बना है? मोजाम्बिक कहाँ पे है? अफ्रीका में। S जयशंकर ने इसको जाके क्या किया? उद्घाटन किया था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये जयगांव इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किसका है? ब्रिक्स का है। एक चीन ने शुरू किया, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जारी किया था इसने 2000
लगभग 13 से उस समय के बीच, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन 2012 से 13 के ऐसा कुछ टाइम पीरियड है उसका। इसमें पहला जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो चीन है, दूसरा बड़ा शेयर होल्डर है ना वो भारत है। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो उसमें शेयर होल्डिंग क्या होती है कि अमेरिका की भी काफ़ी बड़ी शेयर होल्डिंग है। तो फिर जो पश्चिम के जो देशों ने जो अपने आर्थिक संगठन बना रखे उनके समांतर ये 2010 के दशक में शुरू हुआ था कि हम भी ऐसे समानांतर संगठन बनाएं। और भारत भी क्या होता है कि ऐसे संगठनों में चीन का साथ देता है, क्योंकि विकासशील देश मिलकर ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हम बनाएं। तो जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था ये। अब इसका पहला विदेशी जो कार्यालय है ना वो दुबई अबू धाबी में खोला गया। कहाँ खोला गया है? अबू धाबी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आप याद रखना अबू धाबी में। और न्यू डेवलपमेंट में एक नया देश शामिल होने वाला देश कौन सा है? मिस्र है, इजिप्ट है। ठीक है। भारत और भूटान ने जयगांव के पास पहला एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि AIIB का जो बैंक है उसका पहला इंटरनेशनल सेंटर अबू धाबी में खोला गया। जॉर्जिया मैंने बता दिया, हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करने का प्रस्ताव पारित किया। सिएटल में जातिवाद वाला था। ठीक है। स्पेन ने छुट्टियां दी थी महिलाओं को। और मैंने एक बताया था आपको 15 मार्च को इस्लामिक फोबिया के खिलाफ इंटरनेशनल डे बनाया था। R21 मलेरिया का टीका दे दिया है। किसने अनुमति दी है? घाना ने। और ऐसा करने वाला विश्व का क्या है? पहला देश है। और भारत ने भी शायद टारगेट लिया है कि 2030 तक हम ना मलेरिया को भारत देश से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हमारे पड़ोसी देश में श्रीलंका ने मलेरिया से वो मुक्त हो चुका है। शायद 2030 है भारत का टारगेट, पूरा मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन देख लेना। लेकिन ये याद रखना R21। और वैसे भी हम पढ़ेंगे यूविन और कोविन ऐप तो आपने कोरोना में बहुत पढ़ा है। यूविन अब सरकार ने बनाया है कि टीकों के ऊपर कैसे भारत में मॉनिटरिंग करने वाले हैं। तो वो जब नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और तब वापस R21 मैट्रिक्स को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिपिक 2 स्लाइड और पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बता दी। फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, मोदी जी गए थे जापान, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, तब यहाँ पे गए थे। 2014 में ये संगठन बना था। तीसरी मीटिंग में मोदी जी गए थे, बोले भाई साहब डायलिसिस यूनिट लगाएंगे, आपको सी एम्बुलेंस देंगे, हार्ट के भी सेंटर लगाएंगे, और सागर अमृत स्कॉलरशिप देंगे। याद रखना सागर, क्योंकि सागर एक भारत का अभियान है जिसके तहत विदेशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया जाता है। तो सागर अमृत स्कॉलरशिप है ना वो यहाँ पे जारी की जाएगी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गए थे तो गए हैरिस पार्क है, उसका नाम इंडियन लिटिल इंडिया कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भारत के लोग पार्क में बैठ के बेले बैठ के अथाई करते हैं, तो उसका नाम हैरिस पार्क से क्या कर दिया? लिटिल इंडिया कर दिया। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। G7 की मीटिंग मैंने बता दी, जापान के हिरोशिमा में हुई थी, मोदी जी वहाँ पे गए थे। ये अलग अलग स्तर थे, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, मूर्ति का अनावरण हुआ था रामवन जी सुतार द्वारा, ये भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। और ये शायद पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। वापस स्लाइड में रिविजन हो रहा है। ठीक है। क्वाड की मीटिंग में भी उसी टाइम गए थे, ये भी हिरोशिमा में हुई थी। तो ये जो सारी स्लाइड है ये मैंने आपको पहले बता दी थी। फिपिक मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। रामवन जी सुतार भी बताए थे, ये भी बताया था डायलिसिस यूनिट लगेगी, कार्डियक सेंटर भी बनेंगे। ठीक है। और सागर अमृत स्कॉलरशिप। ओके। 2014 में बना था ये संगठन, तीसरे संस्करण में मोदी जी वहाँ पे गए थे। मोदी जी उस समय शायद लगभग पहली कुछ यात्राओं में से ये यात्रा शामिल थी, जब फिजी गए थे, और फिजी में ये फिपिक बना था। और फिर मैं बता रहा हूँ वही बात, ये इंडिया, ये जापान, ये USA, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये बीच का रीजन क्या है? इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पे जितने भी देश और द्वीप है ना, उनके साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चाहते हैं कि हमारे संबंध क्या हो? मजबूत हो चीन के खिलाफ। ये उसी कड़ी में एक पहल थी। क्वाड में गए थे। ठीक है, क्वाड की मैंने बात कर ली। क्वाड के तीनों देशों के साथ भारत 2+2 डायलॉग करता है। 2 कौन से? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। इसके अलावा एक देश के और साथ करता है, रूस। तो भारत 4 देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है। ठीक है। ईरान रूस समझौता, ये मैंने बताया जब स्टार्टिंग में मैप आया था। ईरान के शहर रेस्त और अजरबैजान के अस्तारा के बीच में रेल बिछाई जा रही है। कब शुरू हुआ था? ये 2000 के अंदर शुरू हुआ था। 7200 किलोमीटर के तहत शुरू हुआ। 3 देश शामिल थे, भारत, ईरान और रूस। अब इनमें 10 से 12 देश शामिल हो चुके हैं, और भी देश इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। किसके खिलाफ माना जा रहा है ये?
OBOR के खिलाफ, वन बेल्ट वन रोड। इसके खिलाफ और कौन सा शुरू किया है? यूरोप ने शुरू किया है गोल्डन गेटवे, मैंने आपको बता दिया। और G7 ने शुरू किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये हमने शायद 3 या 4 बार पढ़ लिया, ये गोल्डन गेटवे पढ़ लिया। जापान और भारत मिलकर बना रहे हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कल से पढ़ेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसमें क्यों हो चुकी है ये आप सब जानते हो, रोज सोशल मीडिया में ये चर्चा देखते हो। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। कल हम बाकी बचे हुए स्लाइड करेंगे साथ में जो 3 वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है उसका हम एक मैराथन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और जो आज पढ़ा है उसका कल हम आते ही शुरू के 15-20 मिनट रिवीजन कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, एहतराम, बाय।